हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। आज के इस क्लास का टॉपिक है इंग्लिश लैंग्वेज एंड दिस इज पार्ट नंबर 75। सारा चीज़ तो आपको पता होगा, पीडीएफ और क्विज दोनों के लिए टेलीग्राम से कनेक्ट रहना है। बाकी रीडिंग आप लोग कर रहे हैं कि नहीं, आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि 30 क्वेश्चन आपका आएगा, पैसे से आना ही आना है। कुछ एक पैसे तो मैं करवा दूंगा, लेकिन रीडिंग स्किल अगर सही नहीं रहेगा तो यह पैसेज आपसे होने वाला नहीं है, इसलिए ध्यान से कीजिएगा। पैसेज को रीडिंग कीजिए तो इसका मतलब है। और बाकी दोनों पार्ट को करके आना, हिंदी और इंग्लिश। पता चला कि सिर्फ आप लोग हिंदी करके आ गए और कुछ लोग हैं सिर्फ इंग्लिश करके आ गए, ऐसा नहीं करना है। दोनों पार्ट को करके आना है क्वेश्चन, ओके, अदरवाइज बाद में दिक्कत हो सकता है। वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब एंड शेयर टू। लेट्स गेट अप। पहला क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एसएससी के अलग अलग एग्जाम से क्वेश्चन उठाया जाता है। द लॉन्च ऑफ द स्मॉल इलेक्ट्रिक कार विल डिपेंड टू द विलिंगनेस ऑफ बायर्स टू पे मोर फॉर इट। और एलोंग विथ क्वेश्चन कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराया जाएगा, उसको भी ध्यान से आपको सुनना है, क्योंकि सारा चीज वो पीडीएफ में आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर है, तो डिपेंड के साथ यहाँ पे प्रीपोजिशन टू लगाया हुआ, यही गलत है। हम लोग टू का यूज डायरेक्शन को शो करने के लिए करते हैं। यहाँ पे बात किया जा रहा है डिपेंड, किसी पर डिपेंडेंस दिखा रहे हैं, तो डिपेंड के साथ जो सही प्रीपोजिशन लगता है वह है प्रीपोजिशन ऑन। इसको याद रखिएगा। तो यहाँ से पार्ट ए में एरर है, यानी कि डिपेंड टू नहीं डिपेंड ऑन होना चाहिए। बाकी याद रखिएगा, चार्ज के साथ प्रीपोजिशन विथ लगता है, चार्ज के साथ विथ लगता है, एक्यूज के साथ ऑफ लगता है, ध्यान रखिए। बाकी डिफरेंट के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम लगता है। ये सब ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, यानी प्रीपोजिशन है जो कि क्वेश्चन भर भर के प्रीवियस ईयर में आया हुआ है अलग अलग एग्जाम का। सारा चीज आपको पढ़ना नहीं होता है, ठीक है। कोई भी एग्जाम को आप लोग देते हैं तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा कीजिए। और मैं जेएसएससी का वेरियस एग्जाम का सिलेबस देख चुका हूँ, लगभग आप लोग एसएससी सीजन लेवल का तैयारी कर लीजिएगा तो सब आपका हो जाएगा। तो उसी का बेस बनाकर मैं चलता हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको अलग अलग पार्ट चेक कीजिएगा तो मिल जाएगा। आंसर इसका ए है। बाकी डिपेंड के साथ प्रीपोजिशन ऑन लगेगा, चार्ज के साथ विद बताया था, एक्यूज के साथ प्रीपोजिशन ऑफ बताया था, डिफरेंट के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम बताया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। भोला सेड टू हिज मदर, व्हाई इज दिस चारकोल सो ब्लैक। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एक इनडायरेक्ट है ना, इनडायरेक्ट स्पीच है, सॉरी मतलब डायरेक्ट है, इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। लेकिन यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब यूज करना है, वर्ब को पहले नहीं यूज करना है, याद रखिएगा। ए वाला रेफरेंस सही होगा, ए वाला गलत हो जाएगा। कभी कभी ऑप्शन ऐसे भी होते हैं। जरा सेंटेंस को आइडेंटिफाई किया जाए। व्हाई इज दिस चारकोल सो ब्लैक, नॉर्मल सेंस में हम लोग इज बात कर रहे हैं, तो इज का तो वाज या वेयर में कन्वर्सन होना चाहिए। तो जहां भी वाज वेयर नहीं होगा उस ऑप्शन को चुपचाप आप लोग एलिमिनेट कर लीजिएगा। यहाँ पे वाज था तो हर रह गया, चारकोल वाज, ठीक है। यहाँ पे इज कट गया और वाज, एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो चुका है। बाकी देख लीजिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो भोला सेड टू तो ऐसे टोल्ड में कन्वर्ट होता है, इंट्रोगेटिव में आस्क्ड में चेंज हो जाएगा। बाकी देखा जाए, भोला आस्क्ड हिज मदर व्हाई वाज दैट चारकोल, एक गलत हो गया यहाँ पे, क्यों, क्योंकि वाज पहले यूज किया गया, चारकोल जो है बाद में यूज किया गया है। तो यहाँ हो जाएगा भोला आस्क्ड हिज मदर व्हाई दैट चारकोल वाज सो ब्लैक। आंसर इसका डी होगा, क्योंकि यहाँ पे चारकोल पहले आएगा, बताया ना सब्जेक्ट, उसके बाद जो है वर्ब यूज होगा। तो यही ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होना चाहिए। ओके, टोल्ड नहीं होगा, टोल्ड सिमिलर ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, बट यहाँ पे आस्क्ड में इसको चेंज करना होगा, सही रेफरेंस आस्क्ड ही जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी कि पूछा जा रहा है, इसलिए आस्क्ड वर्ड ही सही जाएगा, टोल्ड मत कीजिएगा। नॉर्मली सेड टू के साथ जो है सेड टू टोल्ड में कन्वर्ट होता है, बट इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आस्क्ड में कन्वर्ट होगा, टोल्ड मत छोड़िएगा, क्लियर। और से के साथ टू लगता है, लेकिन टोल्ड के साथ टू नहीं लगता है, ध्यान रखिएगा, इसमें भी एरर आया है। सी हैज बीन राइटिंग हिज नोवेल फॉर अ ईयर बट सी डिड नॉट फिनिश इट बाद में है, डिड नॉट फिनिश को अंडरलाइन किया हुआ है, और उसमें आपको इंप्रूवमेंट करना है। कौन सा पार्ट इसको इंप्रूव कर सकता है, सॉरी डिड नॉट फिनिश तक यहाँ पे है, तो इसको इंप्रूव कर सकता है हैज नॉट फिनिश्ड इट। ओके, क्यों, क्योंकि 8 वर्ड लगा हुआ है, 8 आता है, जस्ट नाउ आता है, ये सब अगर वर्ड अगर आ गया तो समझिएगा कि वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि हैज हैव के बाद भी यूज करना पड़ेगा। आंसर इसका सी होगा। दूसरी बात है, अगर हम लोग एक ऐसा मतलब एक्शन के बारे में बात करते हैं जो कि जिसका पास्ट में हुआ है लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी है, वहां भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। इसीलिए यहाँ पे हैज नॉट फिनिश्ड आएगा, और हैज के साथ पता होना चाहिए, हैज के साथ भी लगता है, हैज हैव ये सब आएगा तो उसके साथ भी यूज करना है, इनएक्टिव और पैसिव इन बोथ सेंसेस। तो देख लीजिएगा यहाँ से आंसर तो इसका सी हो गया। बाकी कुछ मैं यहाँ पे ग्रामर का पोर्शन ऐड करना चाहूंगा। ए वाला जो क्लाउज है ना, सी हैज बीन राइटिंग हिज नोवेल फॉर अ ईयर, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाउज है, इसको याद रखिएगा। जब कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ था
और अभी भी जारी है, मतलब एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जारी है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, और उसके बाद हैज हैव बीन के बाद V4 यूज होता है। ये भी, इस पे भी क्वेश्चन बहुत भर भर के आता है। बाकी एक एरर आपको यहाँ बनाते हैं फोर और सिंस का, तो याद रखिएगा फोर का यूज आप लोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, और सिंस का यूज हम लोग फोर का यूज हम लोग करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और सिंस का यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। अगर बोले हैं पीरियड ऑफ टाइम यानी कि बहुत वर्षों से हो गया, बहुत दिनों से हो गया, बहुत महीनों से हो गया, बहुत घंटों से, ये सब जो है से आपका पीरियड ऑफ टाइम है। और पॉइंट ऑफ टाइम कब आएगा, जब मैं आपको फिक्स्ड पॉइंट बता दूं, जैसे चाइल्डहुड, सिंस माई चाइल्डहुड बोल दूं, सिंस मॉर्निंग बोल दूं, सिंस इवनिंग बोल दूं। और एक क्वेश्चन आया था कि किसी का फादर का डेथ हो गया था, तो उस केस में भी जो है से सिंस लगा था, सिंस द डेथ ऑफ माय फादर। तो याद रखिए किसी पॉइंट के बारे में बात कीजिएगा तो वहां पे सिंस लगेगा, सिंस 2020। इस पे क्वेश्चन भर भर के आता है, तो फोर और सिंस पे क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान रखिएगा। आंसर इसका सी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इंथ्राल एक वर्ड है, इसका आपको सिनोनिम बताना है। डबल एल है, देख लीजिएगा करेक्टली इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड के लिए इसको तैयार रखें। कहीं भी डबल एल आ जाए, ए आ जाए, ई आ जाए, डबल ई रहे, ओके ना, और क्या क्या होता है, और ई आई रहे, ई आई के बाद आई रहे, डबल आर रहे, डबल एस रहे, तो इतना सारा अगर कहीं वर्ड अगर दिख रहा है सारे वर्ड, तो समझ लीजिएगा कि वो क्वेश्चन को करेक्टली या इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड में डाला जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, तो ये सारा इतना चीज याद रखिएगा। इंथ्राल का सिनोनिम बताना है, फ्री, डिस्कस्ड, मेस्मराइज और रिपेल लिखा हुआ है। आंसर इसका सी होगा। मेस्मराइज का मतलब होता है इंथ्राल। अब इंथ्राल मतलब क्या होता है, इंथ्राल का मतलब होता है ना किसी को मंत्र मुग्ध करना। आप लोग वशीकरण समझते हैं ना, तो वही होता है इंथ्राल। इसको अभी एसएससी सीजीएल 2022 में दिसंबर में एक वर्ड आया था, स्पेल बॉन्ड, स्पेल BOUND, इसका एंटोनिम पूछा गया था। तो स्पेल बॉन्ड का मतलब ही होता है इंथ्राल। अब इसका एंटोनिम वहां पे था डिसइंचेंटेड, डिसइंचेंटेड। तो ये वर्ड को भी याद रख सकते हैं। स्पेल बॉन्ड काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, सीजीएल पूछा गया है, तो आने वाले हो सकता है अलग अलग एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे घुमा फिरा के। तो इंथ्राल मतलब स्पेल बॉन्ड होता है किसी को मंत्र मुक्त कर देना, और तो सिनोनिम हो जाएगा इसका मेस्मराइज, यानी कि किसी को मंत्र मुक्त कर देना। और इसका डिसइंचेंटेड जो है से एंटोनिम हो जाएगा फ्री, डिस्कस्ड और रिपेल। ये सारा जो है से फ्री मतलब बोल सकते हैं, रिपेल मतलब एक तरह से इसका बोल सकते हैं कि एंटोनिम हो जाएगा। क्लियर। और डिस्कस्ड मतलब तो हेट करना होता है, घृणा करना। ओके, इसको देख लीजिएगा। ओके, आंसर इसका सी है। फोर्टिफाई एक वर्ड है, इसका सिनोनिम बताना है, हार्म, सिक्योर, निगलेक्ट या फिर लूजन। आंसर इसका सिक्योर हो जाएगा। फोर्टिफाई करना मतलब किसी चीज को सिक्योर करना होता है। ओके, आंसर इसका बी है। लूजन, निगलेक्ट अगर रहता तो इसको देख लेते, इसका एंटोनिम हो जाता। ओके, और हार्म करना मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना है, यानी कि आप सिक्योर नहीं कर रहे हैं उसको, तो सारे वर्ड इसके एंटोनिम हो जाएगा, कहीं ना कहीं इसका मीनिंग दे देंगे। लूजन का स्पेलिंग देख लीजिएगा, दो तीन तरह का लूज होता है, आपको पता है ना, LOOS होता है लूज, एक LOS होता है उसको लॉस बोलते हैं, एक LOSS होता है जिसको प्रॉफिट ऑफ लॉस पढ़े हैं। तो सबका अलग देख लीजिएगा, सबका मीनिंग होता है। ये लूज मतलब ढीला ढाला होता है, जो आप लोग कपड़ा पहनते होंगे ढीला हो जाता होगा, उसको लूज बोलते हैं। ये लॉस एक वर्ब है, इसको देख लीजिएगा, इसका मतलब होता है हानि, होना। अभी लॉस मतलब हानि होता है। ओके, इसको देख लीजिएगा, लॉस मतलब खोना होता है, सॉरी, इस लॉस का मतलब खोना होता है। आज कुछ गड़बड़ हो रहा है, हो क्या रहा है ना कि इस लेक्चर को ना मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। कुछ एक पॉइंट शायद कहीं पे गड़बड़ हो गया था, तो बाद में उसको चेक किया तो लगा कि नहीं ये पॉइंट गड़बड़ था, तो पूरा लेक्चर भी ऐसे ख़राब हो गया था, तो उसको जो है से फिर से मुझे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। इसलिए तो थोड़ा बहुत आगे पीछे आज हो रहा है, दोबारा होता है ना तो कुछ गड़बड़ होने लगता है। तो मेरा पर्पस यही रहता है कि इन्फॉर्मेशन कहीं भी गलत ना हो। गलत अनजाने में मुझसे हो गया था, वही जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट था उसमें मैं आंसर ना उसको टोल्ड लगा दिया था। बाद में जब देखा कि लगा कि जो है से ये तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो नहीं, ये टोल्ड नहीं आस्क्ड में चेंज होना चाहिए, तो वही एक पॉइंट गड़बड़ हो गया था, जिसके चलते मुझे पूरा लेक्चर को तकरीबन 40 मिनट का था पुनः रिकॉर्ड करना पड़ा। चलिए जो भी हो। डिनाउंस का एंटोनिम बताना है। डिनाउंस का मतलब होता है किसी को निंदा करना, तो एप्लाउड इसका सिनोनिम हो जाएगा। एप्लाउड मतलब होता है प्रशंसा करना, क्रिटिसाइज करना, ब्लेम करना, विलिफाई करना, सब के सब इसके एंटोनिम हो जाएंगे। डिनाउंस मतलब निंदा करना। न्यूज में एक वर्ड आता है हिट आउट, हिट आउट मतलब आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना। याद रखिए, क्रिटिसाइज का स्पेलिंग भी आपको देख लेना है, ये भी जो है से पूछा जाता है करेक्टली या इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड में।
ब्लेम, विलीफाई, सब के सब इसके ना श्रेणी में हो जाते हैं। अगर डिनाउंस का निंदा करना अगर पूछे तो सब ब्लेम कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, विलीफाई कर रहे हैं, सब जो ऐसे इसके एंटोनिम हो जाएंगे। विलीफाई में डबल एल नहीं है ना, इसको ध्यान रखिएगा। तो अपलाउड हो गया। अगर कुछ मैं इसके आपको सिनोनिम बताऊं अप्लाइड, अपलाउड का यानी कि प्रशंसा करना, एक फ्रेज याद रखिएगा, FRAZ फ्रेज। एक होता है फ्लेटर वर्ड होता है, FLATTR, फ्लेटर मतलब चापलूसी करना, वही होता है प्रशंसा करना, एक तरह से होता है। तो कुछ इसके वर्ड्स याद रखते हैं। फ्लेटर वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। डिनाउंस मतलब निंदा करना। यहाँ पे क्या करना है, इसका वन वर्ड सब्जेक्शन बताना है। साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड, ओके ना, साउंड जिसको सुना नहीं जा सकता है उसको हम लोग इनऑडिबल बोलते हैं, जिसको सुन नहीं सकते हैं। जैसे नॉर्मली आप लोग साउंड चैप्टर में पढ़े होंगे 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 किलो हर्ट्ज, किलो का मतलब 1000 होता है। तो इसके बीच का जो रेंज होता है वो ऑडिएबल रेंज होता है, क्लियर। और इससे पहले यानी कि 20 हर्ट्ज जो पहले का साउंड होता है, यानी कि नीचे का जो साउंड होता है उसको इंफ्रासोनिक बोलते हैं आप लोग। इसको हम लोग सुन नहीं सकते हैं। जैसे डॉग जैसे एनिमल सुन सकता है इसको साउंड को, और कुछ बर्ड्स भी। और यहाँ पे जो 20 किलो हर्ट्ज का जो साउंड है वो हम लोग भी उसको भी नहीं सुन सकते हैं। ये कौन करता है, डॉल्फिन होता है, या फिर बोल सकते हैं जो बैट चमगादड़ है वो इसको जो है क्रिएट करता है। तो हमारा ऑडिएबल रेंज 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज होता है। बाकी सारे वर्ड्स को भी यहाँ पे क्लियर करेंगे। इनएविटेबल का मतलब होता है जिसको टाला ना जा सके, इनएविटेबल, जिसको एवॉइड न किया जा सके उसको बोलते हैं इनएविटेबल। और इनकम्प्रिहेंसिबल होता है जिसको समझा ना जा सके। इनऑडिबल तो आंसर था। और इलिजिबल, इलिजिबल का मतलब होता है जिसको कि पढ़ा ना जा सके, यानी कि जो अस्पष्ट होता है। इसके लिए एक वर्ड रखिएगा वेग्यू, VAGUE, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब होता है अस्पष्ट, नॉट क्लियर। तो यही होता है एलिजिबल, जो कि पढ़ा नहीं जा सके, या बोल सकते हैं जो कि अस्पष्ट हो। ऑब्वियस सी बात है, जो अस्पष्ट होगा उसको आप लोग कैसे पढ़ पाइएगा, ओके। जिसको देख लीजिएगा, वेगू मतलब अस्पष्ट होता है। और बार बार मैं बोलता हूँ ओबियस, तो OBVIOUS, ओबियस का मतलब होता है कोई चीज क्लियर। तो इसका यह एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको यहाँ पे करेक्ट वर्ड इसमें भरना है। सी वाज डैश टू हैव वर्कड विथ सम रिनाउंड साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, चार्म्ड, फेवरेबल, एफ्लुएंट या फिर फॉर्चुनेट। आंसर इसका फॉर्चुनेट हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कोई रिनाउंड, रिनाउंड का एक सिनोनिम याद रखिएगा, इसका होता है फेमस। तो अगर मान लेते हैं कोई रिनाउंड साइंटिस्ट के साथ आप लोग काम कर रहे हैं तो अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे, तो सही वर्ड यहाँ पे भाग्यशाली जाएगा। फेवरेबल मतलब होता है ना कोई आइडियल कंडीशन जो आपके कोई पक्ष में हो, उसको बोलते हैं फेवरेबल। और चार्म मतलब होता है कोई चीज़ जो अच्छा चमक दमक होता है, उसको चार्म बोलते हैं। और एफ्लुएंट का मतलब रिच होता है, जिसके लिए आप लोग यूज करते हैं द हैव्स। एक वर्ड है द हैव्स, फ्रेज बोल सकते हैं, वर्ड तो बोलेंगे नहीं। द हैव्स, तो इसका मतलब ही रिच होता है। और यह पूर्व सेंस में यूज होता है, इसे द रिच मतलब होगा अमीर लोग, और द पुअर मतलब होता है गरीब लोग, पूर्व सेंस में यूज होता है। आंसर इसका फॉर्चुनेट होगा। मीनिंग देख लीजिएगा, सी वाज फॉर्चुनेट टू हैव वर्कड विथ सम रिनाउंड साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि आप अपने आप को काफी वो फॉर्चुनेट समझ रही थी, भाग्यशाली समझ रही थी, क्योंकि वह रिनाउंड साइंटिस्ट के साथ काम कर रही थी। ठीक है, यानी काम की थी। सी वाज या ओके। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। बाकी एक वर्ड याद देख लीजिएगा, फेटालिस्ट, FATALIST। फेटालिस्ट का मतलब होता है वन हु बिलीव्स इन फेट, यानी कि जिसको भाग्य पर भरोसा है। यानी कि जो भी मेष राशि है, एरिस है, सेजिटेरियस है, स्कॉर्पियन है, सबका जो है डेली देखता है कि आज मेरा भाग्य कैसा है। तो जो भाग्य पर विश्वास करता है उसको जो है बोला जाता है कि वह फेटालिस्ट है। सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, यहाँ पे तो वन वर्ड सब्जेक्शन इसको बताना है। तो अ रैबिट्स ड्वेलिंग, ड्वेल मतलब होता है ना किसी का निवास स्थान। तो जहां पे रैबिट रहता है उसको क्या बोलते हैं, लेयर है, डेन है, स्टाई है या फिर बुरो है। आंसर इसका हो जाएगा डी। बुरो मतलब होता है खरगोश जहां पे रहता है। और खरगोश का फेवरेट फूड क्या है, छोटे छोटे बच्चे बता देंगे, आप लोगों को पता नहीं है। जो खरगोश होता है उसका फेवरेट फूड होता है कैरोट, यानी कि गाजर। ओके, गाजर का हलवा आजकल खूब चल रहा है। बाकी सारे वर्ड्स को भी यहाँ पे क्लियर करेंगे। डेन होता है, आपको पता होगा, जंगल का राजा रहता है शेर, उसको लायन जहाँ रहता है उसको डेन बोलते हैं। लेयर का मतलब ही मांदी होता है, लेकिन ये जो लेयर है, ये जो वहाँ से टाइगर रहता है उसको बोला जाता है। तो टाइगर के होम को बोलते हैं लेयर, डेन बोलते हैं लायन को। स्टाई का मतलब होता है, स्टाई जो है वो पिग रहता है उसको बोलते हैं स्टाई। बाकी कुछ कुछ और बताते हैं, जैसे डॉग जहाँ पे रहता है उसको केनल बोला जाता है। क्लियर है ना भाई। जहाँ पे काऊ रहती है यानी गाय, बोस्टोरस, उसको बोला जाता है सेड। और केनल हो गया, और क्या था, और कुछ था एक, हाँ, एक रैट को याद रख लीजिएगा। रैट जो कि काफ़ी प्रॉब्लमेटिक एक प्राणी है, तो वह होल में रहता है। आंसर इसका डी है। सारा चीज़ को देख लीजिएगा। वन सेकेंड रिपीट कर देता हूँ। लेयर जहाँ पे टाइगर रहता है,
डेन में शेर रहता है, बुरो जो कि आंसर था रैबिट रहता है, स्टाई में पिग रहता है, और यहाँ पे लिखा हुआ है डॉग केनल में रहता है, काउ शेड में रहती है, और जो रैट है वह होल में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्रक्स ऑफ द मैटर एक इडियम है, इसका मतलब बताना है। क्रक्स ऑफ द मैटर का मतलब होता है द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ समथिंग, यानी कि नाजुक स्थिति आप लोग बोलते हैं ना, कोई विकट परिस्थिति आ गया तो उसके लिए वर्ड यूज मतलब इडियम यूज किया जाता है द क्रक्स ऑफ द मैटर, यानी कि द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ समथिंग। ओके, आंसर इसका ए है। नेक्स्ट में पुनः एक इडियम है फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ। तो फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ का क्या मतलब होता है? जैसे अर्थ तो आप लोग नॉर्मल इसका कॉर्नर तो होता नहीं है, लेकिन हम लोग अगर बात करें इसका चार कॉर्नर के बारे में, तो कोई अगर चारों कॉर्नर से अगर आ गया है, इसका मतलब है कि अर्थ का सभी पार्ट से वह घूमकर आ चुका है। तो फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के लिए इडियम यूज होता है। बाकी आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। आंसर इसका डी है ना, इसको देख लीजिएगा, फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ। मैं छोटा था तो मेरा पिटाई होता था क्योंकि दिन भर मैं घूमता रहता था, तो उसमें उस समय मुझे बोला जाता था कि चारों धाम मांग कर आया है, जैसे कि यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तो सबको जो ऐसे मांग कर मैं आ जाता था, तो इसीलिए वहाँ पे यूज किया जाता था। तो मुझे तो याद रखने में ज़्यादा इसको दिक्कत नहीं हुआ कि फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ का मतलब होता है कि वर्ल्ड के चारों कोने से मांग कर आया है वह कोई प्राणी। नेक्स्ट देख लीजिएगा, सेंटेंस अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग अच्छे से एक बार रीड कर लीजिए। ओके, यानी कि यह पैराजम्बल इसको बोला जाता है। तो क्या जो है कोई बट से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, या फिर कोई हाउएवर से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है? तो नहीं, बट या हाउएवर से कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता है। नॉर्मली हम लोग अगर चार पार्ट दिया हुआ है तो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना है कि कौन सा सेंटेंस है जो अपना मीनिंग को इंडिपेंडेंटली दे रहा है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो व्हेन वी अराइव्ड इन बैंकॉक वी टूक अ टूर ऑफ द सिटीज फेमस बुद्धिस्ट टेम्पल्स। यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि बहुत सारा बुद्धिस्ट टेम्पल का वहाँ पे उन लोग को विजिट किए थे। और सी तो कट चुका है, ए भी कट चुका है, क्योंकि बट और हाउएवर से सेंटेंस शुरू नहीं होता है। और डी वाला अगर पार्ट अगर रीड कीजिएगा तो वी विजिटेड न्यूमरस टेम्पल्स दैट डे। दैट डे ऐसे इसको काट देता है, फर्स्ट सेंटेंस इसको नहीं बनने देगा। क्यों? दैट डे मतलब उस दिन, किस दिन, मन में क्वेश्चन आ रहा है ना कि किस दिन गए थे भाई आप लोग बुद्धिस्ट टेम्पल में। तो आंसर इसका जो है मतलब मीनिंग जो है क्लियर नहीं है, इसीलिए डी को जो है पहला सेंटेंस हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। तो बचता है आपके पास ऑप्शन नंबर बी। तो बी ही अपना मीनिंग इंडिपेंडेंटली दे रहा है। देखिए, व्हेन वी अराइव्ड इन बैंकॉक, थाईलैंड के कैपिटल बैंकॉक में गए थे। वी टूक अ टूर ऑफ द सिटी फेमस बुद्धिस्ट टेम्पल, यानी कि बहुत सारा जो है बहत लेकर, थाई बहत रुपया लेकर बहुत सारा टेम्पल आप लोग जैसे घूम रहे थे। तो बी हो गया सबसे पहले। जैसे ही बी आया तैसे ही ऑप्शन नंबर सी और बी ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो चुका है। तो ये सभी काम आप लोग थोड़ा बहुत करते चलिए, क्वेश्चन सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। और मैं आपको इंग्लिश इस तरह से पढ़ाता हूँ कि सिर्फ सीजीएल जेएसएससी सीजीएल में काम नहीं करेगा, कहीं भी आपका काम कर जाएगा। तो सिलेबस आपका अलग नहीं होता है। अगर थोड़ा सा आप लोग अगर सब चीज़ को देखिएगा तो बाद में जाकर आपको एक पता चलेगा, ठीक है ना, कि सबका सिलेबस लगभग सेम होता है। अगर थोड़ा बैंकिंग को हम लोग छांट दें तो, क्योंकि लोगों को मन में हमेशा डाउट ही रहता है कि यार इसमें जो कोई बोलते हैं कि सर इसमें तो सिर्फ आप लोग आप ऐसे जेएसएससी ऐसे सीजीएल लिख के रखे हैं, तो हमारा स्टेनो का कहाँ है, फिर एक्साइज का कहाँ पे है। सब में काम आएगा भाई साहब, यह अलग नहीं होता है कोई चीज़। मैं कैसे समझाऊँ आपको। तो देख लीजिए, यहाँ से बी स्टार्ट हो गया, और बी के बाद क्या आएगा? When we arrived in Bangkok, we took a tour of the city's famous Buddhist temple. अब यहाँ पे बोला जा रहा है बुद्धिस्ट टेम्पल के बारे में। आगे देखिए, we visited numerous temples that day, यानी कि उसी दिन के बारे में बात किया जा रहा था जिस दिन आप लोग विजिट किए। आप लोगों ने एक टेम्पल नहीं, बहुत सारा टेम्पल को आपने विजिट कर लिया। तो बी के बाद डी आएगा। बी के बाद जैसे ही डी आया तो ऑप्शन डी का भी कहानी साफ है, आंसर आपको मिल चुका है। उसके बाद देख लीजिएगा, यही ऑप्शन आएगा, बट आफ्टर अ व्हाइल दे ऑल बिगेन टू ब्लर इन आवर मेमोरीज। ब्लर मतलब क्या होता है? ब्लर मतलब होता है हेजी होना, धुंधला हो जाना। तो हमारा मेमोरी में जो है से वह सब जितने भी टेम्पल थे वह सब धीरे धीरे मिटते जा रहे थे। तो बी डी के बाद ए आएगा। लेकिन देखिए, बट बोला है, कहाँ पे है? यहाँ बट था ना, हाउएवर था ना, सॉरी बट पहले था। हाउएवर देयर वाज वन टेम्पल ऑफ द गोल्डन बुद्धा व्हिच लेफ्ट एन इनडेलिबल इंप्रेशन इन आवर हार्ट्स एंड माइंड्स। यानी कि इनडेलिबल मतलब होता है अमिट, और इंप्रेशन मतलब होता है छाप, यानी कि अमिट छाप बन गया। तो यहाँ बोला जा रहा था, अगर देखिएगा तो बी डी ए तो आ गया था, बी डी के बाद ए आ गया था। यहाँ बोला जा रहा था कि कुछ दिनों के बाद हमारा जो है सारा जो है मेमोरी से मिटने लगा, लेकिन एक टेम्पल था जिसका नाम है गोल्डन टेम्पल, यहाँ पे लिखा था टेम्पल ऑफ गोल्डन बुद्धा, वह हमारा माइंड से नहीं गया। तो पहले कोई चीज़ भूले, उसके बाद आप लोग बोलिएगा कि ये चीज़ जो है हमारे माइंड से नहीं भूला।
तो बी डी ए सी शुड बी द करेक्ट ऑर्डर विच इज इन ऑप्शन नंबर ए। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ए। लेट्स मूव ऑन। कोई दिक्कत? नेक्स्ट है अदाली खल, एक विलेज के बारे में है। अदाली खल इज सच अ डैश विलेज इन गढ़वाल दैट हार्डली एनी टूरिस्ट कैन रीच देयर। इसमें जो है करेक्ट वर्ड भरना है, लोस्ट, ड्रीमिंग, रिमोट या फिर लोनसम लिखा हुआ है। आंसर इसका रिमोट हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर कोई टूरिस्ट जो है विजिट जो है हार्डली एनी का मतलब होता है कोई टूरिस्ट ऐसे मुश्किल से ही वहाँ पे विजिट कर पाता है, तो इसका मतलब है बहुत दूर है, तो रिमोट वर्ड यहाँ पे सही जाएगा। लोन सम का मतलब लोनली होता है, ड्रीमिंग मतलब समझते होंगे ड्रीम कर रहे हैं आप लोग, और लोस्ट मतलब क्या होता है? लोस्ट मतलब खोया होता है, और या खोया हुआ भी बोलते हैं हम लोग, लोस्ट। आंसर इसका सी ही होगा। रिमोट को देख लीजिएगा, रिमोट विलेज ही जाएगा। रिमोट यहाँ पे एडजेक्टिव है और विलेज यहाँ पे नाउन है। कैसा नाउन है? तो कॉमन नाउन है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक ऐसा जगह था जहाँ पर हार्डली कोई टूरिस्ट विजिट करता है, यानी कि बहुत ज़्यादा दूर था, तो रिमोट आप लोग विलेज यहाँ पे डालिएगा, क्योंकि नज़दीक रहता सब कोई विजिट कर लेता। दे डिसुएडेड मी ऑफ विजिटिंग द वार मेमोरियल बट आई रियली वांटेड टू से इट। यहाँ पे ऑफ विजिटिंग को अंडरलाइन किया हुआ है, इसमें इंप्रूवमेंट करना है। एक वर्ड है डिसुएड। डिसुएड का मतलब होता है कोई चीज़ से रोकना, आपको रोक दिया जाता है ना, स्टॉप कर दिया जाता है, उसी को बोला जाता है डिसुएड। तो डिसुएड के साथ जो सही प्रीपोजिशन आता है फ्रॉम आता है, और कोई अगर प्रीपोजिशन आता है उसके बाद कोई अगर वर्ब हम लोग यूज करते हैं तो वह फोर्थ फॉर्म में आता है। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड आप लोग देखे होंगे। तो फ्रॉम के बाद बिफोर, यानी कि यहाँ पे पार्ट नंबर सी इसको इंप्रूव कर देगा। डिसुएड का मतलब होता है रोकना, इसको देख लीजिएगा। एक वर्ड है प्रोहिबिट, PROHIBIT, तो प्रोहिबिट इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो फ्रॉम यहाँ पे विजिटिंग होगा। दे डिसुएडेड मी फ्रॉम विजिटिंग द वार मेमोरियल बट आई रियली वांटेड टू सी इट। तो ध्यान रखिएगा, कुछ कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो अपने साथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन लेते हैं, इससे भी क्वेश्चन आता है। जैसे एक्यूज के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगता है, चार्ज के साथ प्रीपोजिशन विथ लगता है, डिफरेंट के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम लगता है। तो ये सब कुछ याद रख सकते हैं, इसमें क्वेश्चन बहुत आया है। डिफरेंट के साथ फ्रॉम है, चार्ज के साथ विथ, चार्ज के साथ है से विथ है, और एक्यूज के साथ प्रीपोजिशन ऑफ यूज किया जाता है। तो आंसर इसका सी है। सिलेक्ट द रोंगली स्पेल्ड वर्ड। अब ये सारा क्वेश्चन तो अब हर एग्जाम में आ ही रहा है। रोंगली आपको बताना है कि इसमें किसका स्पेलिंग गलत है। इन्फ्लुएंस है, इनइक्वालिटी लिखा हुआ है, इनएफिशिएंट लिखा हुआ है, और इंडिपेंडेंस लिखा हुआ है। हर एक साल आप लोग 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, तो इसका तो स्पेलिंग मुझे आशा है कि गलत नहीं होना चाहिए। बाकी इसका स्पेलिंग जो गलत है वह इनएफिशिएंट है, इसमें आई जो है से लेस किया हुआ है। तो इफिशिएंट एक वर्ड होता है EFFICIENT। तो इफिशिएंट आप लोग पढ़े होंगे, इफिशिएंसी तो पढ़े होंगे ना टाइम एंड वर्क में, तो वही इफिशिएंट है। तो इसको देख लीजिएगा, इफिशिएंसी का स्पेलिंग कैसे लिखते थे याद कीजिए। तो इफिशिएंट है, इसका मतलब दक्ष होता है, निपुण होता है, आर्टफुल होता है। तो इसके पहले इन लगाकर इसका एंटोनिम बना दिया गया था। इन लगाकर अभी जो है बनता है एंटोनिम, जैसे कि एप्रोप्रिएट वर्ड है उसके पहले इन लगा दीजिएगा तो इन एप्रोप्रिएट वर्ड बन जाएगा। तो आंसर इसका इनएफिशिएंट का सही स्पेलिंग ये हो जाएगा, गलत यह था। इन्फ्लुएंस में देख लीजिए कहीं पे ए नहीं है, इनइक्वालिटी का स्पेलिंग देख लीजिए, और इंडिपेंडेंस में कहीं भी ए नहीं है, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है इसको, और पैसिव वॉइस में आपको टेंस चेंज नहीं करना होता है। कभी मैं ये बात करता हूँ ना कि टेंस चेंज नहीं करना है, तो मेरा कहने का तात्पर्य ये होता है कि जैसे कि नॉर्मल सेंस अगर बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो उसमें हैज हैव प्लस भीतरी होता है। तो मैं ये कहता हूँ कि हैज हैव ही यूज करना है आपको। बिन तो आएगा ही कुछ वर्ड, क्योंकि अगर पैसिव में चेंज करना है तो कुछ तो चेंजिंग आएगा ही, सेम तो लिखेंगे नहीं, बट हैज हैव चेंज नहीं करना है। अगर पास्ट में हैड है तो हैड चेंज नहीं होगा। अगर और कुछ अगर सेंस है प्रेजेंट में अगर हैज है तो वो चेंज नहीं होगा, हैड चेंज नहीं होगा। तो ये सारा मैं बोलता हूँ। तो कभी भी यूज मैं करता हूँ कि टेंस चेंज नहीं करना है, तो मेरा कहने का मतलब होता है कि ये सब चीज़ आपको जो हैज और हैव है ये सब चेंज नहीं होगा। कभी इज को जो है से वाच कर देगा, ओके, या फिर कुछ हैज को ऐसे हैड में डाल देगा, तो वो सारे चेंजेज नहीं होता है। मेरा कहने का मतलब ये होता है। तो आइए देखते हैं सेंटेंस को। इस तरह से आपको ऑप्शन एलिमिनेट कर लेना है कुछ कुछ। द मर्चेंट टूक आउट। टूक आउट मतलब सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस, और सिंपल पास्ट टेंस में वाज वेयर लगता है। जहाँ भी वाज वेयर नहीं होगा ऑप्शन को एलिमिनेट कर लिया जाए। तो इज यहाँ पे कट गया, और यहाँ पे इज कट गया, यहाँ पे वाज है। और नॉर्मली अगर चेंज करेंगे तो टुक रहेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट है, वाज वेयर के बाद V3 में कन्वर्सन होगा। तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर अभी जो है से एक एलिमिनेट हुआ है, बाकी देख लेते हैं। यहाँ पे द डेड पैरट को उठाया जाए, यही जो है से ऑब्जेक्ट है द डेड पैरट, तो सब्जेक्ट बन के यही आएगा।
तो डेड पैरोट यहाँ भी यूज किया हुआ है, लेकिन यह V2 था तो ये भी कट चुका है। तो डेड पैरोट वाज टेकिंग होगा, V3 लगना चाहिए ना, यहाँ पे टेकिंग वाज टेकिंग नहीं होगा। अगर देखें पास्ट कंटिन्यूअस का भी, तो अगर हम लोग बनाते हैं उसका पैसिव तो बीइंग के बाद V3 आता है, ओके ना, वाज वेयर के बाद बीइंग के बाद V3 आता है, तो आंसर ऑब्वियस सी बात है सी होगा। द डेड पैरोट, उसके बाद वाज उठाइए, उसके बाद टेकन आउट V3 लगेगा, उसके बाद फ्रॉम द केज बाय द मर्चेंट लग जाएगा। ओके, चलिए कुछ वर्ड यहाँ पे फ्रेजल वर्ब आपको कंप्लीट करा देते हैं। जैसे टेक आउट है, तो एक वर्ड है देखिएगा, टेक अबैक। टेक अबैक देख लीजिए, टेक अबैक मतलब दंग रह जाना होता है, आप लोग पढ़े हैं। टेकन अबैक का मतलब दंग रह जाना होता है। अस्टंड या बिवाइल्डर्ड वर्ड यूज किया जाता है। अस्टंड बोलते हैं भौचक्का रह जाना, तो वही समझ लीजिएगा अस्टंड हो सकता है अगर इसको टेकन अबैक कर दें तो भौचक्का रह जाना, बिवाइल्डर्ड रह जाना। आंसर इसका सी है। एक फ्रेजल वर्ब याद रखिएगा, बाकी टेक केयर तो आप लोग बोलते ही हैं, तो आप लोग भी अपना टेक केयर। सिलेक्ट द रोंगली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे रोंगली स्पेल्ड वर्ड बताना है, तो बिहेव का स्पेलिंग जो है से गलत है। सारा जो है से ना क्वेश्चन आपको हार्ड नहीं दिया जाएगा, ओके, और सारा क्वेश्चन टफ मतलब इजी भी नहीं रहेगा। नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन आता है, कुछ हार्ड और कुछ टफ का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन उसको टफ आप लोग बना लेते हैं। माइंड में आप लोग का अगर बैठ जाता है कि यह टफ है तो वह टफ हो जाएगा। और इंग्लिश और हिंदी को लेकर तो बहुत टेंशन आता है कि सर इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है, उसको आप लोग माइंड को प्रॉब्लम ओरिएंटेड मत रखिए। आप लोगों को कैसे सीखना है उस पर काम कीजिए, ठीक है ना, बहानेबाजी नहीं चलेगा। कैसे सीखना है, कोई जो है से एक दिन में सीखा नहीं है। मुझे तो इंग्लिश क्लास से निकाल दिया गया, तो मैं कैसे डिस्कस कर पा रहा हूँ। तो काम किया जाता है भाई, कोई भी चीज किसी का जो है से कोई भी चीज़ ठीक हुआ है तो एक दिन में नहीं हुआ है, उस पर वह काम किया है। ओके, तो बिहेव का स्पेलिंग यहाँ पे गलत था। ब्लाइज का मतलब सुख होता है, इसको देख लीजिएगा, लास्ट में डबल एस लगता है। काम कीजिए भाई, बहुत इसक्यू जा रहा है। द प्रोमोटर्स ऑफ मेड हॉस्पिटल्स हैज एग्रीड टू सेल देयर बिजनेस टू फेल हॉस्पिटल्स। यहाँ पे यही क्वेश्चन थंबनेल में था ना, देखिए इसको, यहाँ पे ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का गड़बड़ यूज किया हुआ है, मैं बता दिया ना। अब इसका आंसर है, आइडेंटिफाई कीजिए, पॉज कीजिए वीडियो को, उसके बाद आंसर देखिएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए द प्रोमोटर्स ऑफ मेड हॉस्पिटल, यहाँ से यहाँ तक सब्जेक्ट है, लेकिन यह सब्जेक्ट में भी जो है हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड ढूंढेंगे जिसको कि सब्जेक्ट वर्ड बोला जाता है। तो प्रमोटर्स ऑफ मेड हॉस्पिटल में हम लोग किसका बात कर रहे हैं, सोचिए थोड़ा सा, एक सेकंड ध्यान लगाइए, सोचिए। द प्रमोटर्स ऑफ मेड हॉस्पिटल्स में हम लोग मेड हॉस्पिटल्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग प्रमोटर्स के बारे में बात कर रहे हैं। और सब्जेक्ट वर्ड प्रीपोजिशन के पहले आता है, ये भी याद रखिएगा, और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट वर्ड आता है। तो द प्रमोटर्स ऑफ, यहाँ पे प्रमोटर था तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लूरल नाउन हो गया। तो प्लूरल नाउन क्या बोलता है कि हमको भाई प्लूरल वर्ब चाहिए, तो प्लूरल वर्ब चाहिए, तो यहाँ पे हैज क्या कर रहा है, यहीं पे गड़बड़ी था। इसको हैज नहीं हैव करना पड़ेगा, तब जाकर सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। तो कहाँ पे है भाई, डी में है, तो इसको देख लिया जाए। मेड हॉस्पिटल हैज नहीं हैव एग्रीड हो जाएगा, तो आंसर इसका पता चल गया होगा। और देख लीजिए इसके बाद पोसेसिव यूज किया हुआ है देयर, जो कि प्रमोटर्स के अकॉर्डिंग है, यानी कि प्लूरल है तो प्लूरल पोसेसिव यूज करना होगा। इट होता है इट, और प्लस इट जब मिलता है तब जाकर यह दे बनता है। ओके, इट नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है, और दे भी जो है से आप लोग नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज कर सकते हैं, पर्सन के लिए यूज होता है। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, तो एंटोनिम बताना है ओपेक का। तो ओपेक का मतलब क्या होता है, जिसके आप लोग आर पार नहीं देख सके, तो ओपेक का मतलब एंटोनिम हो जाएगा क्लियर, जिसके आर पार अच्छा से देखा जा सके। तीन तरह का ऑब्जेक्ट आप लोगों ने जनरल साइंस में पढ़ा होगा, वो क्या है, एक ओपेक ऑब्जेक्ट होता है, एक होता है ट्रांसपेरेंट, और एक होता है ट्रांसलूसेंट। तो ओपेक जिसको आर पार नहीं देखा जा सके, जैसे कि कोई ईंट की दीवार बना हुआ है तो उसको ओपेक ऑब्जेक्ट आप लोग बोल सकते हैं, या फिर कोई आयरन का जो है एक तरह से बोल सकते हैं, कोई चादर है यानी कि सीट है तो उसको ओपेक बोल सकते हैं। ट्रांसपेरेंट क्या होता है, जिसके आर पार देखा जा सके, जैसे कि वाटर है बोल सकते हैं, ग्लास है जो अगर ट्रांसपेरेंट ग्लास है तो। और एक होता है ट्रांसलूसेंट, LUCENT, तो ट्रांसलूसेंट जिसके आर पार जो है थोड़ा बहुत देखा जा सके उसको बोला जाता है ट्रांसलूसेंट। ओके, जैसे में कोई ऑयल है तो सरसों का ऑयल है, उसको थोड़ा बहुत तो आप लोग अंदर में देख सकते हैं, तो वह एक ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है। या बहुत सारे ऐसे जेल होते हैं जो कि आप लोग पता होगा। फ्रोस्टी, हेजी और डल सब है इसके ना सिनोनिम हो जाएंगे, ओपेक का ही सिनोनिम हो जाएंगे। फ्रोस्टी, हेजी मतलब धुंधला होता है, डल मतलब धुंधला होता है, इसको याद रखिएगा, आंसर इसका क्लियर हो जाएगा। और एक वर्ड देखिएगा, एक होता है वेग्यू, VAGU, वेग्यू का मतलब अस्पष्ट होता है, इसका जो है से यह एंटोनिम हो जाएगा क्लियर का। यह वर्ड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेग्यू, नॉट क्लियर, अस्पष्ट। आपको यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड सारा बताना है। सुपरसीड है तो सुपरसीड का जो स्पेलिंग है वह सही है सी, सुपरसीड यहाँ पे देख लीजिएगा, सी नहीं यहाँ पे एस होता है। नेक्स्ट वर्ड है एबंडेंट, तो एबंडेंट में देख लीजिएगा ABUNDANT होता है, यहाँ पे एक सब जगह यहाँ पे ए है, कहीं पे ए है, कहीं पे ई है, और बाकी कहीं पे यू है, कहीं पे ए कर दिया है।
एबंडेंट का सही स्पेलिंग होगा डी। एबंडेंट मतलब होता है काफी मात्रा में। नेक्स्ट है एसेसाइन, एक वर्ड है। एसेसाइन मतलब होता है किसी का मर्डर कर देना। और नॉर्मली जो एसेसाइन होता है वर्ड यूज, वह उस केस में हम लोग यूज करते हैं जब कोई एक इनकम्बेंट पर्सन है, यानी कोई पद पर है, जैसे कोई पॉलिटिकल लीडर है या कोई रिलीजियस पर्सन है, उसका हत्या किया जाता है तो उसको एसेसाइनेशन बोला जाता है। तो एसेसाइन जो है यहाँ पे एक वर्ब है, तो डबल एस के साथ यहाँ पे ए, उसके बाद डबल एस होता है। उसी तरह से जिसमें पोसेस एक वर्ड है ना, पी ओ डबल एस ई डबल एस, पोसेस होता है। इसको भैया देखिएगा, इसका सही स्पेलिंग यहाँ पे बी है, एसेसाइन यहाँ पे होगा। ध्यान रखिएगा दोनों जगह होता है डबल एस। नेक्स्ट में फोयर एक वर्ड है, तो फोयर इसका सही स्पेलिंग ए वाला होगा ना। फोयर मतलब होता है हॉल होता है ना, नॉर्मल आप लोग जो हॉल बोलते हैं उसी को फोयर बोला जाता है। नेक्स्ट में सेपरेटली एक वर्ड है, तो सेपरेटली का पहले सेपरेट का स्पेलिंग लिखिए आप लोग, तो एस ई पी ए होता है, आर ए टी होता है ना, तो उसके बाद एल वाई लगा दीजिए। तो सेपरेटली का एस ई पी ए आर ए टी यहाँ तक था, बाद में एल वाई लग गया, तो सही स्पेलिंग इसका बी हो गया। टफ नहीं है, सेपरेट का स्पेलिंग देख लीजिएगा, इसी तरह से लिखा जाता है, टफ है स्पेलिंग। उसके बाद पेडेस्ट्रियन लिखा हुआ है, पेडेस्ट्रियन का सही स्पेलिंग सी होगा। ये पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है पैदल यात्री। 2 बार लेक्चर रिकॉर्ड करना काफ़ी कष्टदायक होता है, मतलब इतना एनर्जी लॉस्ट हो जाता है ना, मत बोलिए। और आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, नहीं आप लोग एक भी लाइक, आप लोग मतलब देख रहा हूँ कि बहुत कम लाइक किया जा रहा है। जितना लोग देखते हैं ना लाइक नहीं करते हैं, इसलिए तो वीडियो आगे नहीं बढ़ रहा है। मुझे पैसा चाहिए ही चाहिए, यूट्यूब में क्यों आया हूँ, पैसा कमाने के लिए तो आया हूँ। मैं खुल के बोलता हूँ पैसा चाहिए, और इस पैसा का यूज मुझे सोसाइटी के वेलफेयर के लिए करना है। इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए आप लोग, और शेयर भी कीजिए, ठीक है ना। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ आपको, मैं ज़्यादा सेल्फिश नहीं हूँ, अपने मुझे काम नहीं करना है, बट सोसाइटी के लिए बहुत कुछ काम करना है। तो मुझे पैसा चाहिए ही चाहिए, मैं नहीं बोलता मुझे पैसा नहीं चाहिए, लेकिन हाँ किस लिए चाहिए वह देखिए, मेरा पर्पस क्या है, उसके चलते आप लोग कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन जरूर कीजिए और लोगों से भी करवाइए, ठीक है। नहीं तो पता चला कि पढ़ाते पढ़ाते 10 साल निकल गया, 5 साल निकल गया, और जो है ऐसे कुछ हो ही नहीं रहा है। तो आप लोग अगर सहयोग नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं होगा। और देखिए सोसाइटी में जो हर एक को, मेरा तो मानना है ना कि मैं एक यूट्यूब पर एक भी वीडियो को डिसलाइक नहीं करता हूँ। अगर मान लेते हैं कि आज से आप लोग डिसलाइक करना शुरू कर दें, चाहे वीडियो कोई लाइक नहीं करे, तो कोई जो अच्छा पढ़ाने वाला है मोटिवेट होगा और पढ़ाने के लिए आएगा। तो आज हमारे पास जो अच्छे अच्छे टीचर है, जैसे विकास देवी कीर्ति है, खान सर जी हैं, और भी जितने सारे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास है, तो क्या आगे निकल कर आएंगे, तो आने वाला जो हमारा फ्यूचर जनरेशन है, क्या उनको अच्छा टीचर मिल पाएगा। तो एक अच्छा टीचर वही बन पाएगा जो कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके आएगा। तो आप लोग जो प्रैक्टिस कर रहा है, जो अच्छा पढ़ा रहा है, उसको थोड़ा सा सपोर्ट किया कीजिए, ताकि आने वाले फ्यूचर के लोगों के लिए भी कुछ बचा रहे। समझिए कोई चीज़ को, ठीक है। यहाँ पे लाइक करने का मतलब ये नहीं है कि हमको बहुत सारा पैसा मिल रहा है। मैं 2 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, कितना पैसा मिल रहा है पता है आपको? 8K ओनली। काम कीजिएगा आप लोग, नहीं कर पाइएगा, इतना सब में पैसेंस नहीं होता है इतना, लेकिन फिर भी काम कर रहा हूँ, तो कुछ आशा है, कुछ करना है। और मेरा देख लीजिएगा, मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए तो कुछ कभी करता ही नहीं हूँ। होना चाहिए, अगर मान लेते हैं कि मेरा जो थोड़ा बहुत जो नीड है वो तो पूरा होना चाहिए, बट मेरा कभी भी स्वार्थ नहीं रहता है कि ना कि मेरे पास अगर 100 रुपया है तो हाँ भाई 100 रुपया है तो मैं उसको ना 70 रुपया जो दूसरों को दे दूंगा और 30 रुपीज़ में काम चला लूँगा। और इसी तरह का पर्पस मेरा आगे भी रहेगा। तो मेरे पास अगर आते हैं तो सोसाइटी के लिए वेलफेयर का काम मैं जरूर करूँगा। ये नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, ये मैं जो बोल रहा हूँ या इसको अकाट्य है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, आप लोग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे बजटरी का सही स्पेलिंग बताना है, तो बजटरी का जो सही स्पेलिंग है वह सी है ना। तो बजटरी का BUDGETARI होता है, ER वाले मत लगाइएगा। यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए में ERY है। तो बहुत सी माइन्यूट टाइप से मिस्टेक रहते हैं यहाँ पे, तो आप लोग बना लेते हैं, लेकिन एग्जाम में जब प्रेशर होता है ना तो गलत होने लगता है। थोड़ा सा रिलैक्स मोड में वहाँ पे एग्जाम देना है आपको। इम्ब्रेस्ड का स्पेलिंग बताना है। इम्ब्रेस में देखिए यहाँ पे इम्ब्रेस है, डबल आर के साथ डबल एस होता है, तो डबल आर टिक लगाया जाए और डबल एस, यही स्पेलिंग इसका सही होगा, बाकी कहीं पे नहीं है। सब जगह डबल आर यहाँ पे है, एक जगह सिंगल आर है, यहाँ पे सिंगल एस है, यहाँ पे सिंगल एस गलत हो गया, देख लीजिएगा स्पेलिंग इसका ऐसा ही है। इम्ब्रासमेंट एक होता है वर्ड हरासमेंट, तो हरासमेंट भी यहाँ पे लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा, HARRAS, हरास हो गया। अगर मिनट लगाना होगा तो लगा लीजिएगा हरासमेंट। तो हरासमेंट में सिंगल आर के साथ डबल एस होता है। इसको मैं बार बार आपको बताता हूँ, इम्ब्रासमेंट जब भी आता है तो हरासमेंट में बताते चलता हूँ, देख लीजिएगा, सिंगल आर डबल आर, और एक होता है इम्ब्रास, इसमें डबल आर और डबल एस होता है। ऑकरेंस का स्पेलिंग में काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है। ऑकरेंस का मतलब होता है डबल स्पेलिंग, इसका मतलब होता है होना, कहीं पे कितना मात्रा में कोई चीज है उसको आप लोग ऑकरेंस बोलते हैं। तो ऑकरेंस में डबल सी और उसके बाद डबल आर है ना, इसको देख लीजिएगा। और कहीं भी ए नहीं है, इसको ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए फंसाने के लिए यहाँ पे किया गया है कार्य। नेक्स्ट में लाइवलीहुड का स्पेलिंग बताना है, तो लाइवलीहुड देख लीजिए, LIV लिख लीजिए, लाइव
लाइवलीहुड, इसका मतलब होता है आजीविका। आंसर इसका ए है। इन मेनी कंट्रीज द कॉमन सिटीजन्स आर डिप्राइव्ड, देखिए सही वर्ड है, डिप्राइव के साथ जो प्रीपोजिशन आएगा वो डिप्राइव के साथ प्रीपोजिशन ऑफ आता है ना, इसको देख लीजिएगा। डिप्राइव्ड ऑफ देयर बेसिक ह्यूमन राइट्स, तो कुछ कुछ ऐसे देश होते हैं जिनको कि बेसिक जो ह्यूमन राइट्स होता है वहाँ पे जो है उनका हनन कर दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल लीजिएगा, चाइना में अगर आप लोग कुछ गवर्नमेंट के खिलाफ बोल दीजिएगा तो अगला दिन से आप लोग गायब हो जाइएगा, ठीक है। और जैसे नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल है, तो कुछ आप लोग बोल नहीं सकते हैं। और इंडिया में तो आप लोग गवर्नमेंट को ही गाली दे रहे हैं और जैसे टीचर को भी गाली दे रहे हैं, रहते ना चाइना में और नॉर्थ कोरिया में, तब आपको पता चलता, ठीक है। आंसर इसका सी है। तो इंडिया एक बहुत ही अच्छा कंट्री है, डेमोक्रेसी यहाँ पे बहुत अच्छा है, लोगों को कुछ करने की आ जाती है। तो इसको आप लोग अच्छा से यूटिलाइज कीजिए। जितना ज़्यादा चीज़ होता है आप लोग अच्छे चीज़ों को सोसाइटी में डिसेमिनेट करने की कोशिश कीजिएगा। आंसर इसका ए। और जो भी जॉब करने जाएगा यहाँ से पढ़कर और कोई भी करप्शन नहीं करेगा, ठीक है, करप्शन कोई भी नहीं करेगा। हियर इज द आंसर शीट दैट डैश योर सिग्नेचर हैव प्रोवाइड्स बियर्स या फिर सोच। आपको तो दो ऑप्शन कट गया होगा, यहाँ पे हैव या फिर प्रोवाइड्स कट गया होगा, यहाँ पे बियर या फिर सोच होगा, तो लोगों को कंफ्यूजन इसी में होगा। क्लियर करता हूँ, हियर इज द आंसर शीट दैट डैश योर सिग्नेचर, तो यहाँ पे ना बियर बढ़ जाएगा। देखिए बियर का मतलब होता है ना किसी चीज़ का प्रमाण होना, कहीं पे कोई चीज़ है तो वह कोई चीज़ का प्रमाण है। तो यहाँ पे हम लोग इसी लिए बोल रहे हैं। देखो यहाँ पे हियर इज द आंसर शीट, वही देखो यहाँ पे आंसर शीट है जहाँ पर तुम्हारा सिग्नेचर है। ओके, तो इस तरह से आप बोलना चाह रहे हैं, तो आप किसी को प्रमाणित करना चाह रहे हैं, तो बियर वर्ड यहाँ पे सही जाएगा। सोज मतलब नॉर्मली होता है, दिखाता है, तो सोज वर्ड भी सही जाता है कि हियर इज द आंसर शीट दैट सोज योर सिग्नेचर, जो कि सिग्नेचर दिखाता है। बट हम लोग चाह रहे थे कि ये चीज़ प्रमाणित करता है, तो यह सेंस यहाँ पे ये था कि देखो यहाँ पे वह आंसर शीट है जो कि तुम्हारा सिग्नेचर को प्रमाणित करता है, तो उस सेंस में यहाँ पे यूज किया हुआ था। बियर वर्ड यहाँ पे सही जाएगा, बाकी आंसर शीट के अकॉर्डिंग यहाँ पे बियर्स आया हुआ है। ओके ना, दैट तो उसके पहले जो आया था। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली डैश माई चाइल्डहुड, बताया था ना चाइल्डहुड के साथ आता है, तो चाइल्डहुड के साथ सिंस ही लगेगा। आई हैव बीन लिविंग यानी कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, पास्ट में कोई एक्शन शुरू हुआ था और प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है, तो यहाँ पे सिंस हो जाएगा, क्योंकि माई चाइल्डहुड है, मैं बताया था ना माई चाइल्डहुड हो जाए, मॉर्निंग बोलता है बोले, इवनिंग बोले तो सिंस वर्ड यूज करना है। और एक क्वेश्चन बताया था आपको कि सिंस द डेथ ऑफ माई फादर, तो सिंस द डेथ ऑफ माई फादर भी होगा, किसी का अगर पिता का डेथ हो गया था तो वह एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो वहाँ पे हम लोग सिंस यूज करेंगे, न कि फॉर। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कैन यू गारंटी दैट दिस ड्रेस विल नॉट डैश लेसन डिमिनिश श्रिंक या फिर शॉर्टेन, आंसर यहाँ पे श्रिंक हो जाएगा ना। तो कैन यू गारंटी, क्या आप मुझे गारंटी दे सकते हैं कि जो ड्रेस है वह श्रिंक नहीं करेगा। लेसन या डिमिनिश वर्ड तो मतलब बोल सकते हैं कि यहाँ पे सूट ही नहीं करेगा। एक शॉर्टेन होता है, ड्रेस शॉर्ट क्या होता नहीं है, एक तरह का इरिलेवेंट जैसा हम लोग कोई चीज़ बोलते हैं कि ड्रेस छोटा हो गया, ड्रेस छोटा नहीं होता है, आप लोग बड़े हो जाते हैं। हाँ, ड्रेस अगर कोई अगर पार्टिकुलर मटेरियल से बना हुआ है तो थोड़ा बहुत वह श्रिंक कर सकता है या थोड़ा लूज हो सकता है, तो लूज या श्रिंक वर्ड आप लोग यूज कर सकते हैं, बट शॉर्टेन वर्ड आप लोग यूज नॉर्मली हम लोग ऐसे नहीं करते हैं। श्रिंक वर्ड यहाँ पे एप्रोप्रिएट बैठता है। कैन यू गारंटी दैट दिस ड्रेस विल नॉट श्रिंक, क्या आप गारंटी देंगे कि यह ड्रेस ऐसे श्रिंक नहीं करेगा। गारंटी का स्पेलिंग देख लीजिएगा। He has passed the civil services exam dash virtue of his hard work, क्या भराना चाहिए। देखिए ना आप लोग कुछ ना फ्रेज आप लोग को याद रखना चाहिए, तो प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग देखिए हर एक कुछ क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वही क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन। और मैं लगभग जो टारगेट लेके चलता हूँ एसएससी का लेके चलता हूँ, और एसएससी कर लीजिएगा तो लगभग सब एग्जाम हो जाता है। कुछ मैं आपको फ्रेज बताता हूँ, याद रखिएगा। जैसे कि एक फ्रेज आता है बिकाउज ऑफ है, उसके बाद ड्यू टू है, और उसके बाद ओविंग टू है। तो करेंगे क्या ना, आपको फिलर में डालेंगे या क्या करेंगे क्लोशिट अगर देंगे तो बिकाउज लिख देंगे, बाद में इसको ऑफ गैप कर देंगे, और बाद में 4 ऑप्शन डाल देंगे, ऑफ, फॉर, इन या एड डाल देंगे, भरते रहिए। तो अगर फ्रेज पता रहेगा तब होगा। ड्यू टू तो क्वेश्चन आ चुका है, ओविंग टू भी सब क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में आ चुका है, तो ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं। तो जो करेक्ट फ्रेज क्या क्या है वे भी पता होना चाहिए। बिकाउज ऑफ, ड्यू टू और ओविंग टू सबका मतलब होता है के कारण, ओके ना। और बाय वर्च्यू ऑफ का मतलब ही होता है के कारण। तो एक बाय वर्च्यू ऑफ फ्रेज है, तो इसको याद रखिएगा, बाय वर्च्यू ऑफ। तो बाय वर्च्यू ऑफ मतलब होता है के कारण, यानी कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया था, उसके कारण जो है वो सिविल सर्विस को क्रैक कर लिया था। तो एक दिन में कोई नहीं करता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है सबको। आंसर इसका बाय है। बाकी मैं एक और यहाँ पे आपको बताता हूँ फ्रेज, बाय डिंट ऑफ। बाय डिंट ऑफ फ्रेज है, इसको देख लीजिएगा। बाय डिंट ऑफ का मतलब होता है के सहारे,
इसको भी हो सकता है अगर पूछते हैं कोई एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। आंसर इसका बी है। दैट्स इट फॉर दिस क्लास। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाकी वीडियो कैसा लगा फीडबैक जरूर चाहिए मुझे। जय हिंद जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। बाकी वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। मेरा पर्पस यहाँ पे कुछ और है, मैं और भी इंसान जैसे यहाँ पे पैसा कमाने नहीं आया हूँ। बस मेरा नीट के जितना होगा उसके अलावा सारा पैसा यहाँ पे चला जाएगा लोगों के वेलफेयर के लिए। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट आप नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दोबारा आज रिकॉर्ड करना पड़ा तो कोई नहीं, चीज़ें सही आपके पास पहुँचना चाहिए। वंदे भारतम, जय हिंद।